राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटो के समय यूनान में जो राजनीतिक अराजकता व्याप्ति उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप उसने एक आदर्श राज्य की कल्पना कर उसे रिपब्लिक में प्रस्तुत किया। प्लेटो का आदर्श राज्य सभी आने वाले समय और सभी स्थानों के लिए एक आदर्श का प्रस्तुतिकरण है। उसने आदर्श राज्य की कल्पना करते समय उसकी व्यवहारिकता की उपेक्षा की है। यद्यपि प्लेटो के विचारों में व्यवहारिकता की कमी नहीं है, लेकिन उसने उस पृष्ठभूमि को नहीं भूलना चाहिए। उसने उस मस्तिष्क में आदर्श राज्य की कल्पना जागृत की। प्लेटो कालीन यूनानी समाज में जो अराजकता व्याप्ति उसी के निराकरण हेतु उसने एक आदर्श राज्य की कल्पना प्रस्तुत की। राज्य का स्वरूप, राज्य और व्यक्ति का संबंध। प्लेटो व्यक्ति और राज्य में जीवाणु और जीव का संबंध मानता है। उसका विश्वास है कि जो गुण और विशेषताएं अल्प मात्रा में व्यक्ति में पाई जाती हैं वे ही विशाल रूप में राज्य में पाई जाती हैं। राज्य मूलतः मनुष्य की आत्मा का बाह्य स्वरूप है, अर्थात आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप से जब बाहर प्रकट होती है तो वह राज्य का स्वरूप धारण कर लेती है। राज्य व्यक्ति की विशेषताओं का विराट रूप है। व्यक्तियों की चेतना और गुण ही राज्य की चेतना का निर्माण करते हैं। व्यक्ति की संस्थाएं उसके विचार उसका संस्थागत स्वरूप है। उदाहरण के लिए राज्य के कानून व्यक्ति के विचारों से उत्पन्न होते हैं। न्याय उनके विचार से ही अद्भुत है और ये विचार ही विधि संहिता और न्यायालय के रूप में मूर्तिमान होते हैं। आदर्श राज्य का निर्माण। जिस प्रकार मन अथवा मानवीय आत्मा का निर्माण वासना, साहस और विवेक इन तीन तत्वों से होता है, उसी प्रकार राज्य उत्पन्न करने के लिए भी तीन तत्व सहायक होते हैं। पहला है आर्थिक तत्व, दूसरा है सैनिक तत्व और तीसरा दार्शनिक तत्व। आर्थिक तत्व। जब प्लेटो अपने आदर्श राज्य का निर्माण करता है तो सबसे पहले वह उस आर्थिक संगठन पर विचार करता है जो उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। वह वासना अथवा क्षुधा तत्वों को राज्य का प्रारंभिक आधार मानकर उनका विवेचन शुरू करता है और यह दिखाता है कि उसमें किसी रूप में साहचर्य निहित होता है। वासना अर्थात आर्थिक तत्व से अभिप्राय यह है कि मनुष्य की आवश्यकताओं को एकाकी रूप में पूर्ण नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उसे अनेक व्यक्तियों के सहयोग की अपेक्षा होती है और इससे समाज में श्रम विभाजन तथा कार्यों का विशेषीकरण उत्पन्न होता है। मानव जाति के भोजन, वस्त्र, आवास आदि की विभिन्न आवश्यकताएं राज्य को आवश्यक बनाती है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे को सहयोग देकर आर्थिक संघों का निर्माण करता है। कुछ व्यक्ति कृषि का कार्य करते हैं, कुछ वस्त्र तैयार करते हैं तो कुछ घर बनाते हैं। उत्पादनों का विनिमय होता है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन सरलता से हो जाता है और माल का स्तर भी ऊंचा रहता है। मानव की आवश्यकताओं की वृद्धि के साथ साथ आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले लोगों के वृत्त का भी विस्तार होने लगता है। समाज में बढ़ई, सुनार, व्यापारी, वकील, चिकित्सक आदि वर्ग उत्पन्न होते हैं। पारस्परिक अन्योन्याश्रितता और आदान प्रदान की यह आवश्यकता ही समाज का आधार है। इसी के ऊपर सारा सामाजिक जीवन टिका है और इसकी प्रक्रिया स्वयं श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। जब कार्य विभाजन तथा विशेषीकरण के प्रति रुचि रखने वाले लोग अपने कार्यों का कुशलतापूर्वक संपादन कर वस्तुओं का अधिकाधिक उत्पादन करते हैं, तब सैन्य ऐसी स्थिति हो जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल एक कार्य में ही रुचि रखने लगता है और वह भी ऐसे कार्य में जिसमें उसकी योग्यता अधिकतम है। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति एक कार्य का सिद्धांत व्यापक हो जाता है। सेवाओं के आदान प्रदान से सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है। दूसरा सैनिक तत्व। राज्य निर्माण करने वाला दूसरा वर्ग सैनिक वर्ग है। आर्थिक तत्व राज्य के संगठन का सबल तत्व नहीं कहा जा सकता। आवश्यकताओं में वृद्धि के साथ ही राज्य को अधिक भूभाग की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में वह अपने पड़ोसी राज्य के भूभाग की ओर ताकने लगता है, जिसका परिणाम होता है युद्ध। इस तरह लालसा युद्ध का मूल कारण है और राज्य का एक प्रधान कार्य पर्याप्त भू क्षेत्र को प्राप्त करना और उसे अपने अधिकार में बनाए रखना है। इस कार्य हेतु तथा युद्ध की संभावना और उससे रक्षण की आवश्यकता के फलस्वरूप राज्य में उत्साह, स्प्रिट, साहस या सूरवीरता के तत्व का उदय होता है। इससे सैनिक वर्ग का आविर्भाव होता है जिसे युद्ध का सर्वाधिक आनंद आता है। इस वर्ग को समाज से भी प्रेम होता है और इसलिए उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहता है। विशेषीकरण के सिद्धांत के अनुसार राज्य में संरक्षकों का सैनिक दल बनाया जाता है। इस दल के द्वारा राज्य एक ओर अपनी रक्षा करता है तो दूसरी ओर अपने प्रदेश का विस्तार करता है। तीसरा दार्शनिक तत्व। राज्य निर्माण का तीसरा आधार दार्शनिक तत्व है, जिसका संबंध आत्मा के विवेक या बुद्धि से है। प्लेटो मानता है कि उत्साह विवेक की सहायता से अन्याय का विनाशक और न्याय का रक्षक होता है। उसका मानना है कि राज्य के रक्षकों में विवेक का गुण विद्यमान होना अनिवार्य है ताकि वह विभिन्न वर्गों की क्रियाओं को भली प्रकार से नियंत्रित और संबद्ध कर सके। प्लेटो के अनुसार सैनिक योद्धा में सामान्यतः विवेक का यह गुण मिलता है, किंतु विशेष रूप से यह संपूर्ण संरक्षक या शासक में ही पाया जाता है। उस मत में ये संरक्षक दो प्रकार के होते हैं। पहला सहायक या सैनिक संरक्षक और दूसरा दार्शनिक संरक्षक। सैनिक या सहयोग संरक्षकों का विशेष गुण शौर्य होता है, जबकि दार्शनिक संरक्षकों का महत्वपूर्ण गुण विवेक होता है। आदर्श राज्य में वर्ण।
राज्य के निर्माण में उपरोक्त तीनों तत्वों के आधार पर उसका कार्यगत विशेषीकरण किया जाता है और जिसका आधार श्रम विभाजन होता है। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है संरक्षक वर्ग। यह वर्ग विवेक गुण का प्रतिनिधित्व करने वाला है। इस वर्ग में लोगों का कार्य सहायक संरक्षक वर्ग या उत्पादक वर्ग के बीच संतुलन बनाए रखना होता है। दूसरा है सहायक संरक्षक या सैनिक वर्ग। इस वर्ग का मुख्य कार्य उत्पादक की सुरक्षा व राज्य की भूमि को सुरक्षित रखना है। यह वर्ग उत्साह तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। तीसरा उत्पादक वर्ग। यह वर्ग वासना या क्षुधा तत्व की पूर्ति करने वाला है। इसमें कृषक, कारीगर, शिल्पकार, व्यापारी आदि आते हैं। इनका प्रमुख कार्य राज्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। प्लेटो के आदर्श राज्य में निर्माण तत्व करने वाले विभिन्न वर्ग इस प्रकार हैं। पहला क्षुधा आर्थिक तत्व उत्पादक वर्ग, साहस सैनिक तत्व सैनिक वर्ग, विवेक दार्शनिक तत्व शासक वर्ग, दार्शनिक राजाओं का शासन। प्लेटो का कहना है कि राज्य तभी आदर्श स्वरूप ग्रहण कर सकता है। प्लेटो का एक प्रमुख और मौलिक सिद्धांत है। उसकी यह धारणा थी कि राज्य में शासक वर्ग परम बुद्धिमानी व्यक्तियों का होना चाहिए। उसकी धारणा उस न्याय, शिक्षा आदि सिद्धांतों का स्वाभाविक परिणाम थी। प्लेटो कहते हैं कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होते अथवा संसार के राजाओं में दर्शन शास्त्र के प्रति भावनापूर्ण भक्ति नहीं जागती और राजनीतिक महानता या बुद्धिमत्ता एक ही व्यक्ति में नहीं मिलती और वे साधारण मनुष्य जो इसमें से केवल एक गुण को प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं, अलग हट जाने के लिए विवश नहीं कर दिए जाते, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते और न ही, जैसा कि मेरा विश्वास है, संपूर्ण मानव जाति को शांति प्राप्त हो सकती है। आदर्श राज्य के मौलिक सिद्धांत। पहला है न्याय। न्याय आदर्श राज्य का प्राण है, जिसका कार्य उत्पादक, सैनिक और शासक वर्गों में संतुलन रखकर उन्हें एकता के सूत्र में बांधे रखना है ताकि राज्य के सभी अंग अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। व्यक्ति की सभी विशेषताएं राज्य में पाई जाती हैं। विशेष कार्य का सिद्धांत। राज्य समाज में श्रम विभाजन होना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने विशेष कार्य को पूर्ण दक्षता और योग्यता के साथ पूरा कर सके। शिक्षा। न्याय का ज्ञान ही शिक्षा है। श्रेष्ठ नागरिकों, स्वस्थ सैनिकों व दार्शनिक शासकों के निर्माण के लिए उन्हें उचित शिक्षा दी जानी चाहिए। प्लेटो राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा की विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करता है। नागरिकों के 3 वर्ग। प्लेटो आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर नागरिकों को उत्पादक, सैनिक और संरक्षक नामक 3 वर्गों में बांटता है। दार्शनिक राजा। दार्शनिक राजा का शासन। आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का शासन होता है। जब तक राजा दार्शनिक नहीं होंगे तब तक राज्य में शांति और सुशासन की स्थापना नहीं हो सकती। नर नारियों को समान अधिकार। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में नर नारियों को समान अधिकार प्रदान करता है। उसका मानना है कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं और इनको समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। राज्य का विशुद्ध आध्यात्मिक और नैतिक। प्लेटो दृश्यमान जगत को अवास्तविक और उनके विचारों को वास्तविक मानता है उत्तम जीवन जीने बिताने के लिए। आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा की आलोचना। आदर्श राज्य की धारणा अतिशय कल्पना प्रधान और अव्यवहारिक है। प्लेटो ने बाद में स्वयं अनुभव किया कि आदर्श राज्य पृथ्वी पर संभव नहीं है। मानवीय आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर राज्य के नागरिकों का वर्ग विभाजन करना वास्तविकता की अवहेलना है। जिन 3 तत्वों के आधार पर राज्य और व्यक्ति की तुलना की गई है उनको सामान्य समझना व्यक्ति के लिए कठिन है। आदर्श राज्य का वर्ग विभाजन न तो स्वाभाविक और न ही वैज्ञानिक है। यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य में केवल 3 प्रवृत्तियाँ हों। एक साथ ही वासना प्रधान, साहस प्रधान और बुद्धि प्रधान भी हो सकता है। वह एक अच्छा विजेता भी हो सकता है और साथ ही उतना अच्छा शासक भी हो सकता है। आदर्श राज्य में व्यक्ति की अवहेलना की गई है। हीगल के अनुसार प्लेटो के राज्य में व्यक्ति की स्वाधीनता को कोई स्थान नहीं है। आदर्श राज्य में उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की गई है। उसे दासों के समान बना दिया गया। इसे न्यायपूर्ण योजना नहीं कहा जा सकता। न्याय सिद्धांत दोषपूर्ण और एकांकी है। उसमें कर्तव्य को तो गिनाया गया है लेकिन अधिकारों की उपेक्षा की गई है। शिक्षा को राज्य के नियंत्रण में रखने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। आदर्श राज्य के निर्माण के लिए प्लेटो ने यह नहीं बताता है कि राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति, अपराधियों की दंड विधि तथा न्यायालयों की स्थापना आदि की व्यवस्था किस प्रकार होगी। प्लेटो का आदर्श सावयवी होते हुए भी प्रगतिशील नहीं है। आदर्श राज्य का पतन और शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। पहला, राजतंत्र। प्लेटो ने यह कल्पना की कि जब सरकारों का पतन होने लगता है तो वे विकृत अवस्थाओं में आकर गुजरती है और अंत में अपने सर्वोत्तम रूप को त्याग कर निकृष्टतम रूप धारण कर लेती है। प्लेटो के अनुसार राजतंत्र में जनता को सर्वाधिक सुख प्राप्त होता है क्योंकि इसमें न्याय भावना से अनुप्रमाणित विवेक संपन्न दार्शनिक राजा शासन करता है।
कीर्ति तंत्र। बाद में साम्यवाद के परित्याग और व्यक्तिगत संपत्ति के उदय से इस शासन प्रणाली का पतन होने लगता है। संरक्षक वर्ग सारी भूमि को हत्या कर परस्पर बांट लेता है, समाज आर्थिक वर्गों में बढ़ जाता है और एक राज्य के स्थान पर अनेक पैदा हो जाते हैं। इससे सारी शक्ति जमींदार योद्धाओं के हाथ में आ जाती है। विवेक की प्रधानता के स्थान पर उत्साह का भाव बढ़ जाता है। अल्पतंत्र। कीर्ति तंत्र सैन्य शैली अल्पतंत्र में परिणत हो जाता है। कीर्ति तंत्र का प्रधान तत्व उत्साह होता है, किंतु अल्पतंत्र का काम। इससे संपूर्ण संपत्ति कुछ व्यक्तियों और कुलों के हाथ में आ जाती है। आर्थिक बल पर वे शासन की बागडोर हथिया लेते हैं तथा व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से राज्य का संचालन करते हैं। लोकतंत्र। अल्पतंत्र में दरिद्र जनता में तीव्र असंतोष और विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। फलतः वे सत्ता को अपने कब्जे में लेकर लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। लोकतंत्र में वे सभी को स्वतंत्रता और समानता प्राप्त होती है, अतः अनुशासन और आज्ञा पालन का भाव लुप्त हो जाता है। जनता स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर जनतंत्र ला देती है। निरंकुश तंत्र। इसका अंत करने के लिए जनता में एक नेता उठ खड़ा होता है। वह जनता को बड़े मोहक आश्वासन देता है और उनके कष्टों का अंत करने का वादा करता है। जनता उस पर विश्वास कर उसे राज्य सत्ता और सैनिक शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु वह जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए राज्य में दमन करता है और बाहर युद्ध लड़ता है। वह स्वेच्छाचारी शासन स्थापित करता है। यही निरंकुश तंत्र है। यह तानाशाही उन्हीं लोगों का खून पीती है जो अपनी मेहनत से उसे भोजन देते हैं। काम तत्व का सर्वाधिक पार्श्विक रूप निरंकुश तंत्र या तानाई शासन में देखने को मिलता है। यह सबसे निकृष्टतम शासन प्रणाली है। रिपब्लिक में लोकतंत्र की आलोचना। अपने सत्ताधिकारी राजनीतिक और अधिकारी अज्ञानी तथा अक्षम होते हैं। शिल्पियों को अपने व्यवसाय की जानकारी नहीं होती, किंतु राजनीतिज्ञों को कुछ भी नहीं आता है। शासन की शक्ति वोट बटोर लेने वाले स्वार्थी व अक्षम लोगों के हाथ में चली जाती है। लोकतंत्र के स्वतंत्रता और समानता के दोनों आधार गलत हैं। प्लेटो की मान्यता है कि इनसे समाज में अव्यवस्था, अनुशासनहीनता और उच्च श्रृंखलता का प्रसार होता है। लोकतंत्र प्लेटो के न्याय के विचार के अनुकूल नहीं है। उसकी न्यायपूर्ण व्यवस्था कार्य विभाजन तथा श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। उसकी मान्यता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होना आवश्यक है। किंतु तत्कालीन एथेंस की जनतंत्रीय व्यवस्था में लॉटरी प्रणाली द्वारा व्यक्ति किसी भी पद के लिए चुना जा सकता था। थैंक यू।